हमें पता चल चुका था, कुछ लोग यहाँ दंगा करवाना चाहते हैं। सुनियोजित तरीके से ये दंगा कराया गया था। वे लोग एक प्लानिंग के तहत महाराजगंज बाजार गए और जो हमारा क्लाइंट अब्दुल हमीद है उसके घर में उन्होंने लूटपाट किया और वहां आगजनी किया। ये पक्ष अब्दुल हमीद का परिवार और रेहुआ मंसूर और हलई गांव के लोगों के मध्य का है। ये दो हिंदू मुस्लिम पक्ष का ये दंगा हिंसा नहीं है। रामगोपाल मिश्रा का वहां रोल ठीक नहीं था। गोली अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से नहीं चली। अंदेशा था कि उनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और ये जो स्टोरी पुलिस के द्वारा जारी की गई है ये बिल्कुल अपने आप में फर्जी दिख रही है। समाज में भ्रम न फैले कि किसी जात और धर्म को देखकर इनकाउंटर किया जाता है और विशेष धर्म को छूट दिया जाता है। इसीलिए इसकी इंक्वायरी किया जाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इस वक्त बहराइच मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील कलीम हाशमी साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जब आपने इस दंगे के बारे में सुना तो सबसे पहले आपके मन में क्या? देखिए, दंगा जब सुना गया तो ये बहुत अचंभे की बात के लिए नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हमें पता चल चुका था कि कुछ लोग यहाँ दंगा करवाना चाहते हैं। सुनियोजित तरीके से ये दंगा कराया गया था, क्योंकि जो हमारी जानकारी में पहले इस दंगे को एक बौंडी फतेहुल्लापुर है, थाना रामगांव क्षेत्र में, वहां कराने की प्लानिंग थी। उस गांव के कुछ लोग आए, उसकी लिखापढ़ी किया गया। इसमें हम पुलिस के थाना अध्यक्ष रामगांव की तारीफ करना चाहेंगे कि जो मुस्लिम पक्ष के शिकायतकर्ता थे उस पर उन्होंने संज्ञान लिया। पुलिस अधीक्षक बहराइच की अगुवाई में उस दंगे को टाल दिया गया। जब ये दंगा टल गया तब जो दंगई थे, जो दंगा कराना चाहते थे, उन्होंने प्लान बी के तहत महाराजगंज में ये दंगा कराया। इसलिए बहुत अचंभे की बात नहीं लगी। थोड़ा बताइए इस घटना के बारे में, दंगा के बारे में, क्या सोचकर आपने ये केस लिया? देखिए, केस हम तो वकील हैं, ये तो हमारे कर्तव्यों के तहत था, लेकिन एक जो निंदनीय काम था कि ये हमारा बहराइच जल रहा है, ये अफसोसजनक था। इसमें हमारा इन्वॉल्व होने का एक बहुत बड़ा मकसद था कि कम से कम हमारा बहराइच बचा रहे। अभी किस तरह से आप मुस्लिम पक्ष को डिफेंस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई मुस्लिम पक्ष का मामला नहीं है। हम इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो वहाँ हिंसा हुई वो हिंसा हिंदू मुस्लिम के पक्ष फर्स्ट जो प्रथम दृष्टि है वो नहीं हुई। समझने की बात है कि वहाँ हिंसा जो हुई एक रेहुआ मंसूर गांव है और एक हलई पुरवा गांव है। इस गांव से आए हुए लोग एक इस प्लानिंग के तहत महाराजगंज बाजार गए और जो हमारा क्लाइंट अब्दुल हमीद है उसके घर में उन्होंने लूटपाट किया और वहां आगजनी किया। ये पक्ष अब्दुल हमीद का परिवार और रेहुआ मंसूर और हलई गांव के लोगों के मध्य का है। ये दो हिंदू मुस्लिम पक्ष का ये दंगा हिंसा नहीं है। आप जाएं महाराजगंज में, आप जो हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से प्रेम से रह रहे हैं, ये इसकी मिसाल है कि वहां एक सेवा अस्पताल था और जो दंगा हुआ तो सेवा अस्पताल के मालिक ने मुझे बताया कि जब दंगई लोग वहां उनकी हत्या कर देना चाहते थे तब बगल में उनका पड़ोसी एक हिंदू था, उसने उसकी जान बचाई। क्या कर देना? एक सेवा अस्पताल है उसके मालिक की। तो यहाँ महाराजगंज के हिंदू मुस्लिम के बीच का दंगा नहीं है। ये एक रेहुआ मंसूर से आए हुए लोग और हलई गांव से आए हुए लोग प्लानिंग के तहत आकर और अब्दुल हमीद के घर पर हमला करते हैं। ये अब्दुल हमीद के घर और उन दंगइयों के बीच का दंगा है, हिंदू मुस्लिम के बीच का दंगा प्रथम दृष्टिया उस समय तक नहीं था जब तक रामगोपाल मिश्रा को गोली नहीं लगी थी। तो जो गोली लगी है, पूरा मामला आप किस तरह से देख रहे हैं? उसके बाद दंगा हुआ, गोली लगी की हो गई, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, मुस्लिम पक्ष के दो लड़कों का जो मेन आरोपी माने जा रहे हैं, पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वहां जो हुई ये भी निंदनीय है। जो रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी वो भी दुखद है, लेकिन रामगोपाल मिश्रा का वहां रोल ठीक नहीं था। अगर मेरे पास कुछ वीडियो है, आप अगर उसको देखेंगी तो रामगोपाल मिश्रा के साथ आए हुए लोग उसे जो है उत्तेजित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे और वो उसी प्रोत्साहन के तहत वहां गया और घटना घटित करने का प्रयास किया। उसमें गोली किधर से चली, किस पक्ष से चली, ये विवेचना का मैटर है और अभी इसमें विवेचना हो रही है। हमें जो हमारे अपने देखने से लग रहा है बतौर अधिवक्ता, तो वो हमें लग रहा है कि गोली अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से नहीं चली।
गोली जो चली है वो किसी और ने साजिशन मारी है, हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक विवेचना पूरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम उसमें कोई अपना पक्ष क्लियर नहीं कर सकते हैं। एनकाउंटर का आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ये कहा गया कि गलती हो गई, आरोपी कबूल कर रहा है कि उससे गलती हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये जो किया उसने गलत किया। देखिए, वो पुलिस की अभिरक्षा में दिया हुआ बयान है, उस बयान की कोई कानून में वैल्यू नहीं, और हो सकता है कि पुलिस ने इसीलिए उसको जान से न मारा हो, जुर्म कबूल कर रहा था दबाव में। अगर हो सकता है बात वो कहता तो हो सकता है सीने में गोली मार दी जाती। तो ये पुलिस कोई वैल्यू नहीं है, दबाव में दिया गया बयान है, ऐसा कोई घटना कहीं नहीं हुई है। क्या आपको पहले से कोई आशंका थी कि एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, ऐसा कोई मन में चल रहा था? देखिए, उसके परिवारजनों से पता चला था कि ने उसको उठाया था तो उसको शो नहीं कर रहे थे, तो इसको अंदेशा था कि उनको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और लोगों में एक दहशत भी फैलाई गई थी कि उसका फेक इनकाउंटर करके गोली मार के जान ले दी जाएगी। इस तरीके से उसको आशंका थी, उसकी शिकायत किया गया था, और उस शिकायत पर अभी तो कुछ हमें इंक्वायरी डिटेल मिली नहीं है, लेकिन उससे ये साबित होता है कि ये जो इनकाउंटर तरीके से फर्जी है, और इसमें हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हम इसमें सीआईडी जांच करावें, क्योंकि अगर इस तरीके से इनकाउंटर पे अगर सवाल आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं वकील के तौर पर कि पहले उठाया गया घर से, उसके बाद इनकाउंटर किया गया। अब पुलिस का तर्क ये है कि वो भाग रहे थे, बॉर्डर छोड़कर नेपाल जा रहे थे, तो इस तरह इसको कैसे आप डिफेंस? अब हमारी जानकारी में बॉर्डर छोड़कर भागने की बात पुलिस ने नहीं कही है। हमारी जानकारी में ये आया है कि पुलिस उनको लेकर जा रही थी, और ये जो स्टोरी पुलिस के द्वारा जारी की गई है, ये बिल्कुल अपने आप में फर्जी दिख रही है, तैयार की गई है फिल्म की तरीके से, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। वो उन्होंने गलत तरीके से इनकाउंटर किया, ये 307 का बिल्कुल मामला पुलिस के ऊपर बन रहा है। हम इसमें एक जनाब सुलखान सिख साहब की बात कहना चाहेंगे, जो पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने भी कहा था अपने एक बाइट में कि अगर किसी इनकाउंटर पर इस तरीके से सवाल उठता है तो कम से कम सीआईडी जांच उसकी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे दो चीज क्लियर हो, एक तो ये हो समाज में भ्रम न फैले कि किसी जात और धर्म को देखकर इनकाउंटर किया जाता है और विशेष धर्म को छूट दिया जाता है, इसीलिए इसकी इंक्वायरी किया जाना बहुत जरूरी है। मांग करेंगे इस तरह से जांच? देखिए, अगर यहाँ सरकार से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा तो जरूर हम इस पर विचार विमर्श करके माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे। तो जिस तरह से एक बात आ रही है सामने कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लोगों को उठाया गया है, उन्हीं पर कार्रवाई की गई है, क्या ऐसा मानते हैं आप? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि एक घटना जो हमारे क्लाइंट के घर पर हुई, तो अगर इसमें पुलिस निष्पक्ष होती या दबाव में न होती तो हमारा भी क्रॉस वर्जन मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। हमारे घर में लूटपाट हुई है, सारा घर बर्बाद कर दिया गया है, आगजनी हुई है, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। एक गलत तरीके से, फर्जी तरीके से इधर उधर मामला अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष वहां बवाल कर रहा है। मुस्लिम पक्ष पूरे महाराजगंज में कहीं निकला ही नहीं है। यहाँ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे घर में लूट हो उसका भी क्रॉस वर्जन दर्ज हो। लोगों को उठाया गया है, कहाँ से उठाया गया, कैसे कुछ ये किया गया कि ये दंगे शामिल? ये तो पुलिस का बताने का काम है, पुलिस इस पर बता नहीं पाएगी क्योंकि उसने उन्हें गलत तरीके से उठाया है, गलत गिरफ्तारी दिखाई है, इसीलिए उस पर ये चीज तो पुलिस बता सकती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी है तो मेरा भी क्रॉस वर्जन दर्ज होना चाहिए और दोनों पर जांच होनी चाहिए, और जो दोनों का निष्कर्ष निकले वो न्यायालय पर पेश करे, और न्यायालय से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। के बाद अब जो 23 घरों में नोटिस चस्पा किया गया है, उसके बारे में क्या? इस 23 घरों में जो नोटिस चिपकी गए हैं, इस पर हमारे हिंदुस्तान के न्याय की प्रक्रिया को आप देखिए, बहुत सराहनीय है, जितनी तारीफ की जाए कम है। माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से न्याय किया है, विश्व में बहुत मुश्किल से इस साल में। देखिए, वो एक तरीका होता है, ऑर्डर ये कोर्ट तय करेगा कि इसको कैसे करना है, इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। माननीय न्यायालय उसको 23 को फिर सुनेगा, उस पर सुनने के बाद अपना कोई आदेश पारित कर सकते हैं। 15 दिनों तक रिलीफ मिली है। कानून का जो नैसर्गिक न्याय है वो ये है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। एक पक्ष उनका पीडब्ल्यूडी भी है, उनको भी सुना जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी को भी बताया जाना चाहिए कि पहले बहुत पतली रोड थी, आपने चौड़ी कैसे कर दिया, आपने मुआवजा दिया कि नहीं दिया, आपने नोटिस इसी परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में क्यों लगाया, पहले नोटिस क्यों नहीं सर्व हुई, नोटिस आपने जेलों में क्यों नहीं दिया। ये सब जो परिस्थितियां हैं ये माननीय न्यायालय देखेगी और न्याय करेगी। आपको क्या लगता है कि ये दंगे के बाद जो 23 घरों में नोटिस दिया गया है,
वो सिर्फ इसी लिहाज से दिया गया है कि दंगा हुआ है उस एरिया में, उस क्षेत्र में, या फिर आपको लगता है कि नहीं पहले अतिक्रमण हुआ था या कुछ ऐसे अवैध जमीन पर इन लोग ने कब्जा किया है, इस तहत वहां पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अगर इस पर जिला प्रशासन एक प्रमाण पत्र कर दे कि उस 23 घर को छोड़कर बाकी कहीं अतिक्रमण नहीं है, तो हम इस बात को मान लेंगे कि जिला प्रशासन निर्दोष है। लेकिन ऐसा नहीं है। 23 घरों को ही नोटिस दिया गया और 23 घरों के अलावा जिले में कहीं नोटिस जारी नहीं है। अगर वो रोड बन रही होती, उसका बजट आ गया होता, तो हम मानते कि अब वहां रोड बननी है, बजट आ गया है, रोड बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सही वक्त पर उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश किया है। पीडब्ल्यूडी ने गैर कानूनी नोटिस दिया है। चूंकि ये मामला न्यायालय पर विचाराधीन है, इस मामले में बहुत ज्यादा बताना उचित नहीं है, बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं है। लेकिन न्यायालय ने इस मामले में इंसाफ किया है और गरीबों को न्याय किया है। क्या लगता है डिफेंस में कामयाब होंगे? बिल्कुल, डिफेंस में हम अपनी बात रखेंगे न्यायालय पर, और न्यायालय में जो कानून है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष का सुना जाएगा, हमारी भी बात सुनी जाएगी, और हमारी बात सुनी गई तो मुझे न्याय मिलेगा, और न्याय जब मिलेगा तो हमारा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष साबित होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वकील हैं जो मुस्लिम पक्ष के कर रहे हैं, कलीम हाशमी साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से पूरे मामले को आप तक पहुंचाया, आपको अवगत कराया कि क्या मामला चल रहा है और कैसे ये डिफेंस करेंगे। आगे की जो भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।